प्यारे पाकिस्तान में ही ऐसे आपको मज़ेदार कंसेप्ट मिलेंगे जहाँ पे हुकूमत आपको खुद चोर दरवाजे दिखाएगी कि अपना ब्लैक मनी वाइट कैसे करना है। उसने कहा ये क्या मजाक है, डीसी रेट डीसी रेट। उसने कहा अब से जो भी ये टैक्सेस की कैलकुलेशन होगी प्लस जो रिकॉर्डिंग होगी वो मार्केट या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होगी। 2022 में जिस वक्त ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है, पहला काम उन्होंने किया कि ये वाली जो रूल बनाया था शब्बर जैदी साहब ने, उसको ख़त्म करके दोबारा से डीसी रेट इम्प्लीमेंट कर दिया। पहला फ्रॉड यहाँ पे होता है ओवर सेलिंग का। 400 कनाल की जगह है 40,000 बेच दी, वो 10-10 साल डेवलप करके नहीं देता, पोजेशन नहीं देता, एंड यू हैव नो राइट टू चैलेंज इट बिकॉज इट्स ए हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट। कभी शाहीन शाह अफरीदी नज़र आएंगे आपको, कभी मायरा खान नज़र आएंगी, कभी हानिया अमर नज़र आएंगी, कभी वो क्रिकेट मैच के अंदर स्पॉन्सर्स नज़र आएंगे। जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो तो इकॉनमी की जान है। लगा के आग बस्ती को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, सर झुका के सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है और वो है पाकिस्तानियों का प्रॉपर्टी से मोहब्बत का टॉपिक। बच्चों की एजुकेशन हो, उनकी शादियां हो, हम प्लाट लेके रख लेते हैं। अभी 2022 में ही पीडीएम हुकूमत ने प्रॉपर्टी के ऊपर एक नया टैक्स लगाया जिसको 7E कहते हैं, मगर मौजूदा हालात में फेडरल कोर्ट ने इस टैक्स को ख़त्म कर दिया। ये टैक्स है क्या और ये लगाया क्यों गया था? फाइनेंस बिल 2022 में हुकूमत ने ये एक नया टैक्स 7E के नाम से इंट्रोड्यूस किया, जो कि हर उस प्रॉपर्टी पे लगेगा जो आपके पास ऑनरशिप में एक से ज़्यादा है। इसमें प्लॉट्स भी हैं, इसके अंदर घर भी हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स भी हैं, कमर्शियल यूनिट्स भी हैं। दूसरी शर्त थी ये वो प्रॉपर्टी होगी जो किसी भी वैल्यू एडिड एक्टिविटी में इंगेज नहीं होगी, जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होगी, या अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उससे कोई रेंट इनकम आप ऑलरेडी जनरेट नहीं कर रहे होंगे। और तीसरी शर्त थी कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे पहले ये आइडेंटिफाई हो गया कि प्लॉट है या कोई प्रॉपर्टी है जो यूज़ में नहीं है और उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि 5% डीम्ड या आपको अज्यूम्ड फर्जी आप इनकम जनरेट कर रहे हो रेंट की सूरत में, और उस फर्जी इनकम के ऊपर 20% हुकूमत ने टैक्स आयद किया। 20% 5% का 1% बनता है, तो आसान अल्फाज में ये टैक्स 1% ऑफ दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको सालाना पे करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। बिलफर्ज एक बंदे के पास 2 प्लॉट्स हैं 2.5 करोड़ के, उनमें से एक प्लॉट एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो दूसरा प्लॉट है उसके ऊपर हुकूमत कहती है हमें 1% ऑफ द वैल्यू उस प्लॉट की जो 2.5 करोड़ है, जो 2.5 लाख रुपया बनता है सालाना, आप टैक्स दें। ये मैं समझता हूँ वाहिद टैक्स था जो इस पीडीएम गवर्नमेंट ने लगाया जिससे इम्पैक्टेड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास नहीं थी, बल्कि एलीट के ऊपर लगाया गया, हर उस शख्स के ऊपर लगाया गया जो प्रॉपर्टीज़, इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ लेके बैठा हुआ है और इसके ऊपर जिसको यूज़ नहीं लेके आ रहा। लगाने की वजह सिंपल थी, इकॉनमी को रन करना, लोगों को इनकरेज करना कि वो पैसा प्लॉट्स में डंप करने की बजाय, ये डेड इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट करें और बिजनेस में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री में करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में करें, उनको इनकरेज करना और साथ ही साथ डिस्करेज करना कि वो ऐसी प्लॉट्स की डेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ना करें। तो एक बहुत अच्छा टैक्स था, जस्टिफाइड टैक्स था जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अगर ये इतने बेहतरीन टैक्स था तो इसको ख़त्म फिर क्यों किया गया? देखिए, बेहतरीन तो टैक्स, कोई भी टैक्स बेहतरीन नहीं होता। जो उसको पे कर रहा होता है वो उसका इफेक्टिव होता है, उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादती हो रही है, और मोस्ट ऑफ द केसेस होती भी है, ऐसा केस होता भी है। लेकिन यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो इसको ख़त्म किया है ये एक टेक्निकल बेस के ऊपर किया है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमारा जो टैक्स का सिस्टम है वो ऐसे है कि जो
इनकम के ऊपर टैक्सेस हैं, चाहे वो सैलरीड इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो, एफटीआर के अंदर जो फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स लगता है, ये सब के सब फेडरल गवर्नमेंट की सवाबदीद है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अथॉरिटी है। लेकिन दो टैक्सेस ऐसे हैं जो कि प्रोविंसेस को दिए गए। पहला आपका प्रोविंशियल सेल्स टैक्स और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स। सही। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा है कि ये टैक्स क्योंकि प्रॉपर्टी पे लगा है तो इसलिए ये फेडरल गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती थी। ये सवाबदीद था, ये अथॉरिटी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो इस टेक्निकल बेस के ऊपर इसको नल एंड वॉइड किया गया है, इलीगल का करार दिया गया है। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, ये प्रॉपर्टी के ऊपर डीम्ड रेंटल इनकम 5% जो हमने पहले बात की है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये इनकम के ऊपर टैक्स है और क्योंकि रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स रेट 20% है तो वो 20% 5% का 1% बनता है। तो आसान अल्फाज में इसको करने के लिए उन्होंने कहा 1% ऑफ दी प्रॉपर्टी वैल्यू आप टैक्स दे दें। बहरहाल फेडरल कोर्ट के ऐसे ही डिसीजंस हैं, जैसा इन्होंने पहले अभी सुपर टैक्स का एक बिल्कुल ही अजीब सा डिसीजन दिया है। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये डीसी रेट क्या चीज़ होती है और ये मार्केट से डिफरेंट क्यों होता है? मेरे पाकिस्तान में ही, जी। इस प्यारे पाकिस्तान में ही ऐसे आपको मज़ेदार कंसेप्ट मिलेंगे जहाँ पे हुकूमत आपको खुद चोर दरवाजे दिखाएगी कि अपना ब्लैक मनी वाइट कैसे करना है। ये डीसी रेट, एफबीआर रेट का कॉन्सेप्ट भी वन ऑफ दोज चोर दरवाज़ा ही है जो बनाया बेसिकली गया है आपके करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के लिए, करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए और करप्ट हुकूमती अहदेदारों के लिए। डीसी रेट नॉर्मली वो रेट होता है जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, जो आपके टैक्सेस हैं बाइंग सेलिंग के ऊपर 236 के 236C उसकी कैलकुलेशन होगी और आपकी जो सारी रिकॉर्डिंग होगी प्रॉपर्टी की, जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी उस वो डीसी रेट के ऊपर होगी। ये रेट मार्केट वैल्यू से समटाइम्स 50% या उससे भी कम होता है। अब अगर एक करप्ट ब्यूरोक्रेट, एक करप्ट पॉलिटिशियन, एक करप्ट हुकूमती अहदेदार जिसकी तनख्वाह या जिसकी वेल्थ 100 रुपये आए, अब अगर उसने 200 रुपये वैल्यू का कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो अगर वो 200 रुपये पे करेगा तो वो रडार में आ जाएगा। वो आज नहीं पकड़ा जाएगा, कल परसों तरसों कभी भी पकड़ा जा सकता है कि तुम्हारे पास पैसे तो 100 रुपये थे, वेल्थ तुम्हारी 100 रुपये थी, लेकिन तुमने 200 रुपये की प्रॉपर्टी कैसे ख़रीद ली। इसका हल इन बाबुओं ने, इन ब्यूरोक्रेसी ने, जिसमें इस क्राइम में आपकी पॉलिटिशियंस और आपकी गवर्नमेंट सारी शरीक हैं, ये निकाला कि हम एक डीसी रेट का कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू चाहे 200 रुपया है किसी प्रॉपर्टी की, डीसी रेट 100 रुपया 105 रुपये होगा, वो ख़रीदेंगे। उसको जस्टिफाई कल को करना आसान होगा कि हमने तो प्रॉपर्टी 100 रुपये 105 रुपये में ख़रीदी है, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। इसी तरह इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सारा ब्लैक मनी वाइट होता है हमारी प्रॉपर्टी के बिजनेस में। लेकिन उस साथ ही साथ जो बेचारे वाइट पैसा लेके बैठे हुए हैं, मेरे आप जैसे, अगर वो कोई प्लॉट लेने चले जाएं तो उनका वाइट पैसा भी जो है ब्लैक हो जाता है। इसको चेंज करने की एक दफ़ा कोशिश हुई पीटीआई टेन्योर में, जब शब्बर जैदी साहब आए, एफबीआर चेयरमैन बने, अमेजिंग गाय, ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। उसने कहा ये क्या मजाक है डीसी रेट, डीसी रेट। उसने कहा अब से जो भी ये टैक्सेस की कैलकुलेशन होगी प्लस जो रिकॉर्डिंग होगी वो मार्केट या ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे होगी। 2022 में जिस वक्त ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है, पहला काम उन्होंने किया कि ये वाली जो रूल बनाया था शब्बर जैदी साहब ने, उसको ख़त्म करके दोबारा से डीसी रेट इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके साथ ही हम ये देखते हैं प्रॉपर्टी में और प्लाट्स लेने में जो हम पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, इससे हमारे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़र्क पड़ता है? दो तरह की, इसको ना सेपरेट करना पड़ेगा। जो हमारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक वो है जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और एक वो है इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स लेके रख लेने की सूरत में है। जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो तो इकॉनमी की जान है। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से आपकी 30-35 इंडस्ट्रीज़ उससे लिंक्ड हैं, उससे चलती हैं।
आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टाइल इंडस्ट्री, आपकी ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, मतलब बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके साथ लिंक होती हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलता है तो आपकी पूरी इकॉनमी चलती है, क्योंकि आपकी पूरी इंडस्ट्री चलती है। बिल्कुल ठीक। ऑन दी अदर हैंड, आपका जो प्लॉट्स में लेके रख देना, उसको डंप करना है, वो उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन बिजनेस के इम्पैक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। कि वहाँ पे प्रॉपर्टी पैसा होल्ड हो गया, डंप हो गया, वो एक्टिविटी में नहीं आया, वो ना आपके इस्तेमाल में आया, ना आपसे रिलेटेड किसी लोगों के इस्तेमाल में आया। हमारे दीन की भी अगर आप एग्जांपल लें तो इस्लाम ने ज़ख़ीरा अंदाज़ी को, होर्डिंग को क्यों मना फरमाया है? देयर इज़ ए लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग विच इस्लाम सजेस्ट। इसलिए मना फरमाया है कि अगर वो पैसा आप होल्ड कर लेंगे तो उससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, आपकी बेहतर मौके पैदा करती है, आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी को मूव करती है, उसके पहिए को चलाती है। तभी इस्लाम कहता है कि पैसे की सर्कुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका डाउन साइड है। साथ ही साथ ये जो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हुआ क्या है कि हमारे जो ज़मीन की वैल्यू है वो 5-6 टाइम्स, समटाइम्स 10-12 टाइम्स इन्फ्लेट हो गई है। एक्चुअल वैल्यू से 12 गुना ज़्यादा महंगे आपके प्लॉट हो गए हैं, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो एक ड्रीम होता है अपना घर बनाने का, वो उस ड्रीम से बहुत दूर हो गए हैं। उनकी अप्रोच नहीं रही कि वो अब अपना घर बना सकें, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू इतनी महंगी हो गई है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी तो फिर मिडिल क्लास के लिए बेहतर है कि वो इंस्टॉल पे वो प्लॉट अपना हासिल कर सके। देखिए, इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शंस हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तो मैंने इम्पैक्ट होते हुए, रुलते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा है। देखिए, 3 तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ नॉर्मली होती हैं। पहली वो हाउसिंग सोसाइटी जो आपको आपके पैसे के एवज़ आपको जो प्लॉट की रजिस्ट्री देती है, सही। कोई इशू नहीं उसमें, आपके नाम पे ज़मीन होगी, दैट इज़ ओके। रेयर केसेस होते हैं वहाँ पे जहाँ पे कोई फ्रॉड हो जाए या कोई इश्यूज़ हो। दूसरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, ये आपको देती तो फाइल्स हैं, लेकिन द फाइल्स आर एज गुड एज ए रजिस्ट्री, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, अगर लाहौर हो तो LDA, इस्लामाबाद हो CD हो, पिंडी हो तो RDA के, इनके साथ रजिस्टर होती हैं। सारी ज़मीन जो सारी ज़मीन है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम रजिस्टर्ड होती है, और वो ज़मीन के एवज़ वो यूनिट सर्टिफिकेट्स, इट वर्क्स जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, आप कह लें कि उसमें जो शेयर्स के यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट्स इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, वो यूनिट होल्डर्स को जो परचेज कर रहा है उसको दे रहे हैं। दोनों बहुत सिक्योर हैं, कोई इशू नहीं। तभी बैंक्स भी आपको लोन्स अगर हाउसिंग के लेने हैं तो इन्हीं 2 कैटेगरीज के अगेंस्ट देंगे। लेकिन जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और जहाँ पे हमारी आवाम पिस रही है, वो है आपका ऐसी सोसाइटीज़ जो आपको फाइल्स देती हैं, जो ये फाइल्स का बिजनेस कर रही है। यहाँ पे 70 से 80% आम बंदा वो पैसे देता है, इंस्टॉलमेंट देता है, डेवलपमेंट चार्जेस भी देता है, लेकिन उसको पोजेशन नहीं मिलती, उसको प्लॉट नहीं मिलता, उसके पैसों के साथ फ्रॉड हो जाता है। इसको समझाता हूँ मैं आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हाउ दे वर्क। बेसिकली जिस वक्त एक डेवलपर, रियल एस्टेट डेवलपर, कोई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने का फैसला करता है, तो वो बयाने के ऊपर उस एरिया में ज़मीन अपने उनके स्टाम्प्स करवा लेता है, जो लैंड ओनर्स हैं उनसे बयाने के ऊपर। वही स्टाम्प लेके जाता है वो LDA के पास, मतलब किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल LDA के पास, सही। और उसकी बेस के ऊपर वो प्रोविजनल एक अप्रूवल ले आता है। फाइनल नहीं होती, प्रोविजनल होती है। उसको प्रोविजनल NOC मिलता है। जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी एरिया उसने कहा है कि 400 कनाल, 500 कनाल, 1000 कनाल, व्हाटसोएवर, उसके ऊपर वो NOC लाता है। देन व्हाट द रियल एस्टेट डेवलपर डू इज़ कि वो उसकी प्लॉटिंग करता है, कनाल का, 2 कनाल का, 5 मरले का, 10 मरले का, 7 मरले का, पार्क्स कहाँ पे होंगे, नक्शा भी बनाता है, हॉस्पिटल कहाँ पे होगा, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ पे होंगे, XYZ, और फिर इनको फाइल्स की फॉर्म में चेंज करता है,
और हर फाइल के साथ आइडेंटिफाई करता है कि कितने % डाउन पेमेंट होगी और कितने % और किस किस तरह इंस्टॉलमेंट होंगी और कितने साल का टेन्योर होगा। देन व्हाट दे डू इज़ उनके ये पैक्स बनाए जाते हैं इन फाइल्स के, और ये फाइल्स आम पब्लिक को ऑफ़र नहीं की जाती। ये फाइल सबसे पहले ऑफ़र की जाती हैं आपके डीलर्स को। वहाँ पे ऑक्शंस होती हैं, डीलर्स को बुलाया जाता है, और कैटेगरी वाइज डीलर्स हैं जो कि अमाउंट बेस्ड कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल 1 अरब वाला प्लेटिनम है, 50 करोड़ वाला गोल्डन कैटेगरी में आता है, और 10 करोड़ वाला सिल्वर कैटेगरी में, कि इतनी वैल्यू की वो फाइल्स उठाएगा। वहाँ पे फिर बोली लगती है, डीलर्स बोली लगाते हैं कि आपने जो 1 अरब की बिल फाइल्स हैं जो पैक बना हुआ है, कोई कहता है मैं 70 करोड़ में लूँगा, कोई कहता है मैं 65 करोड़ में लूँगा, कोई कहता है 80 करोड़ में लूँगा। ये वो पैसे हैं जो डाउन पेमेंट की मद में है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इसमें शामिल नहीं है। जो डाउन पेमेंट की मद में पैसे हैं उसके ऊपर बोली लगती है कि अगर उसकी वर्थ 1 अरब है तो रियल एस्टेट डेवलपर जो मैक्सिमम बिडिंग में उसका आता है, कोई 80 करोड़ में, 70 करोड़ में, वो उस डीलर को पूरा पैक दे देता है। डीलर यहाँ से पैसे कमाते हैं कि उसने 1 अरब वैल्यू की डाउन पेमेंट की फाइल्स ली, लेकिन उसने ली 80 करोड़ रुपए में, तो ये 20 करोड़ का मार्जिन उसका हुआ। साथ ही डेवलपर क्या करता है कि इस जो डीलर है उसको अपनी सोसाइटी के गेट में, नॉर्मली वो कंटेनर्स के अंदर ऑफिस बना देते हैं, उस ऑफिस में जगह दे देता है, और डीलर वहाँ पे ये जो फाइल्स हैं वो सेल करना शुरू कर देता है। ये जो पैसे रिसीव करता है रियल एस्टेट डेवलपर, जो 80 करोड़ हमारी एग्जांपल में है, उससे वो 2 काम करता है। पहला, जो रिमेनिंग पेमेंट होती है लैंड की, क्योंकि उसने बयाना दिया होता है, वो लैंड एक्वायर करने के लिए रिमेनिंग पेमेंट करता है लैंड ऑनर्स को। और दूसरा, ये पैसा यूज़ करता है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को बेवकूफ़ भी तो ऐसे ही बनाना है। कभी शाहीन शाह अफरीदी नज़र आएंगे आपको, कभी मायरा खान नज़र आएंगी, कभी हानिया अमर नज़र आएंगी, कभी वो क्रिकेट मैच के अंदर स्पॉन्सर्स नज़र आएंगे, तो करोड़ों रुपया वो मार्केटिंग में स्पेंड करता है। अब यहाँ पे फ्रॉड 2-3 तरह के होते हैं। पहला, कोई ट्रैक नहीं है, कोई इसकी कहीं पे रिकॉर्डिंग नहीं है कि कितनी फाइल्स रियल एस्टेट डेवलपर ने बनाई है और सेल की है, और वो एरिया कितना कवर कर रही है। अगर 400 कनाल की उसने एनओसी लिया है तो वो 40,000 कनाल की भी फाइल्स बना के सेल कर देगा। कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर नहीं है, किसी अथॉरिटी के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये ट्रैक, ये रिकॉर्डिंग, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ उस डेवलपर के पास है, डीलर के पास भी नहीं है, क्योंकि डीलर के को तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फाइल्स मिलती हैं। एक डेवलपर हज़ारों डीलर्स के साथ ये डील करके काम कर रहा होता है। पहला फ्रॉड यहाँ पे होता है ओवर सेलिंग का। 400 कनाल की जगह है, 40,000 बेच दी। अभी इस्लामाबाद में बहुत सी सोसाइटी CDA ने पकड़ी हैं जो यही काम कर रही थी। साथ ही साथ दूसरा फ्रॉड, फेक फाइल्स का। डीलर्स अपने तौर पे भी फेक फाइल्स बना के, फाइल क्या है, एक पेपर ही है, एक कलर्ड पेपर है, उसके ऊपर सिर्फ एक टैग, एक QR कोड, जिसे OCR कोड कहते हैं, वो लगा होता है। लेकिन एक आम पब्लिक के पास, एक आम यूज़र के पास, मेरे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या कोई तरीका नहीं है कि हम ये चेक कर लें कि ये कोड असल है या जाली है। वो पैसे दे के डीलर को अब वो फाइल उठा के ले आते हैं। कल को आप माने ना माने, कोई माने ना माने, फेक फाइल्स का। तीसरा, अगर फेक फाइल्स भी ना हो, आपने पैसे भी ले लिए, तीसरा जो इशू आता है वो पोजेशन का। अगर आपसे डेवलपर ने एग्री किया हुआ है कि वो आपको 3 साल में डेवलप करके देगा, तो वो 10-10 साल डेवलप करके नहीं देता, पोजेशन नहीं देता, एंड यू हैव नो राइट टू चैलेंज इट, बिकॉज इट्स ए हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट। कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। होता ये है कि जहाँ पे डेवलपर के पास पैसे ख़त्म होते हैं, क्योंकि सर डेवलपमेंट उसने करनी है, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ रही है, सही, या उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, या इंस्टॉलमेंट्स कम आई, या फिर जो 2022 में एक हैवक आया इन्फ्लेशन का, जो कंस्ट्रक्शन इन्फ्लेशन का, उसने डेवलपमेंट के लिए एक एस्टिमेट किया था 50,000 पर मरला, वो 50,000 बढ़ के पहुंच गया 3 लाख रुपया पर मरला। अब वो 2.5 लाख का जो डेल्टा है, जो बफर है, या तो वो चार्ज करे अपने फाइल होल्डर्स को, बिल्कुल,
इन दैट केस फाइल होल्डर्स भी श्योर में चाहते हैं कि भाई हमारा तो एग्रीमेंट नहीं है ये। बिल्कुल ठीक। दूसरा है कि वो बंद करके बैठ जाए, कोई पूछने वाला नहीं, पैसे उसने जो इनिशियल सेल पे कमा लिए हैं, उसके बाद लिटिगेशन में कोई जाता है जाए, क्या प्रूव करेगा, कैसे प्रूव करेगा। ये बिजनेस ऐसे ही चल रहा है और इसी मॉडल के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को पोजीशन नहीं मिलती, लोगों की को जाली फाइल्स बेची जाती हैं, लोगों को आप कह लें कि 10-10 साल तक लिटिगेशंस होती हैं, उनको कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अगेन इट्स हाईली डीरेगुलेटेड मार्केट, स्पेकुलेशंस होती हैं। इसमें आगे भी बहुत 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 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फिर डीलर टू डीलर डील्स शुरू हो जाती हैं, स्पेकुलेशंस हो रही होती हैं, सट्टेबाजी प्रॉपरली हो रही होती है इन फाइल्स के ऊपर। तो ये सारा का सारा ब्लैक मनी को वाइट करने का एक बाज़ार है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल है। एक लाहौर का बहुत बड़ा नाम डेवलपमेंट का, इनका ऑफिस DHA राया में है। इससे ज़्यादा कि मैं आपको निशानदेही नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट गिव यू द नेम। वहाँ पे हुआ ये कि एक डीलर आया कुछ फाइल पैक उठाने के लिए, वो लैंड क्रूज़र पे आया और साथ में उसके डाला एक आया जिसमें गार्ड्स थे और 7 बोरियां थी। वो बोरियां जब उस डीलर के ऑफिस में, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में, सॉरी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, उस रियल एस्टेट डेवलपर के ऑफिस में लेके गए, तो बोरियों को उल्टा करके उसमें से पैसे निकाले गए। 1.2 अरब रुपया कैश में वो लेके आया। वहाँ पे मशीन्स लगाई गई, वहाँ पे कैलकुलेट किया गया, 10-12 घंटे लगे और उसके बाद वो फाइल्स उसको दी गई और पैसा, मतलब इट्स ऑल ब्लैक मनी और सारी कैश ट्रांजैक्शन है। और जब कैश ट्रांजैक्शन है तो आप कैसे पकड़ सकते हो? आपके सिस्टम में किसी रडार में वो आते ही नहीं, रेगुलेट हम करना भी नहीं चाहते। उसी हाउसिंग सोसाइटी की जो बैलेंस शीट है वो 1.4 अरब रुपए की है बैलेंस शीट। उसकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो 200-300 अरब रुपए की मामूली बात है। इस तरह की स्पेकुलेशन और ब्लैक मनी को वाइट करने का बाज़ार गर्म है हमारे इस फाइल सिस्टम में। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी तो अभी एक हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है जो 3.2 खरब रुपीज़ की है। क्या ये जो हमारा अभी टैक्स ख़त्म किया गया है 7E, क्या इसके पीछे कोई कहानी है या फिर महज इत्तेफाक? इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ इन लेवल पे, इस लेवल पे नहीं होती। आपको कड़ियाँ मिला के देखनी होती है, डॉट कनेक्ट करें तो समझ आती है कि हुकूमत इज़ ऑन टू समथिंग। ये प्रॉपर्टी को पंप करना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात रही ये जो 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ का अपना घर स्कीम पीएम ने अनाउंस की है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट स्कीम, बिकॉज ये वो स्कीम है जिससे एक मिडिल क्लास को, गरीब बंदे को अपना छत मिल सकता है। लेकिन ये स्कीम इफ़ यू आस्क मी, गरीब का सोच के, मिडिल क्लास का सोच के नहीं निकाली गई। इसके पीछे जो असल मकासद है वो डिफरेंट है। सही। पहला, बैंक्स को नवाजना, क्योंकि 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ के कर्जे इन बैंक्स को मज़ीद मिलेंगे तो बैंक्स का बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि दिस गवर्नमेंट इज़ ऑफ द बैंक्स, बाय द बैंक्स एंड फॉर द बैंक्स। तो बैंक्स तो इस गवर्नमेंट के बहुत चहीते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी को भी फेक पंप करना। अब ये 7E का जो टैक्स हमने ख़त्म किया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि लोगों को बताया जा सके कि 7E का इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है, स्पेशली मिडिल क्लास के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे मैयर्स लेके एलीट के ऊपर जो टैक्स था उसको ख़त्म करके ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं मार्केट में आम लोगों को कि जी प्रॉपर्टी के ऊपर पंप इज़ कमिंग। आपको पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ लास्ट 2 मंथ्स में ऑलरेडी 30-40% दोबारा इंक्रीज़ कर गई हैं, क्योंकि ये सारा एक डीलर्स की तरफ से, एक डेवलपर्स की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है कि अब दुबई क्योंकि डाउन जा रहा है, सारा पैसा पाकिस्तान में आएगा और वो सारा पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा। प्रॉपर्टी वैसे ही बूम करेगी जैसे खान साहब के दौर में कर रही थी, और वैसे ही तो जो है वो ग्रोथ होगी, ताकि लोग इस वक्त स्पेशली मिडिल क्लास ललचा के प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें।
और ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्रॉपर्टी की प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए, एक फेक पंप क्रिएट करने के लिए कि एलीट ने, अमीर बंदों ने जो लास्ट 2 इयर्स में सस्ते प्लॉट खरीदे हैं, बिल्कुल। वो मिडिल क्लास पे और यही जो लालच में आके इंड्यूस होके प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएंगे, उनके ऊपर डंप करके पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाएं। खान साहब के दौर में भी जो ये प्रॉपर्टी के पंप आए वो फेक थे, पीटीआई के दौर में, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उसका लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक आप रेगुलेट नहीं की हुई आपने आपने अपनी इंडस्ट्री जो हमारी ये प्रॉपर्टी की है, तब तक आप ब्लैक मनी को वाइट करने का ये टूल ही इस्तेमाल होगा, फेक पंप्स ही होंगे, इसका कोई रियल बेनिफिट आपकी इकॉनमी को नहीं होगा। हमारा फोकस गवर्नमेंट का अभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ के ऊपर नहीं है, इंडस्ट्री की कोई बात नहीं करता, गरीब आदमी की रोज़गार की कोई बात नहीं करता, बिजली की कीमत कम करने के लिए कोई बात नहीं करता, बल्कि वो जो 200 रुपये यूनिट तक का रिलीफ की दिया हुआ था, सब्सिडी दी हुई थी, वो भी IMF के साथ एग्री कर लिया कि इन्होंने नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में उसको भी ख़त्म कर देंगे। एक उन चीज़ों के ऊपर हुकूमत की प्रायोरिटी नज़र आती है जो शायद जिसका फ़ायदा अवाम को डायरेक्टली नहीं, एलीट को है। लगा के आग बस्ती को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, सर झुका के सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत।